अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसका ऑनसेट जो है वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड या फिर प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो डिफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है कि इंसुलिन जो होती है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में से बन ही नहीं रही होती। ठीक है, तो जब इंसुलिन बन ही नहीं रही होती तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक्सोजीनियसली जो है वो पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को देना पड़ता है। अब दो मेथड जो हैं या दो ट्रीटमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। पहला जो होता है दैट इज़ इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि 2 to 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के डेली। ठीक है, मतलब एक दिन में 2 से 3 इंजेक्शन इंसुलिन के दिए जाते हैं। अब जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है जब हम 2 to 3 इंजेक्शन देते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 225 से लेके 275 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है। ठीक है, ये मतलब इसकी रेंज आ जाती है। और अगर हम HbA1c करें तो उसमें HbA1c जो होता है वो भी 8 to 9% होता है। ठीक है, जब इंटेंसिव ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं पेशेंट को। अब अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 होता है। ठीक है, और HbA1c जो होता है वो हमारे पास लेस देन 6% होता है नॉर्मली। लेकिन इंटेंसिव ट्रीटमेंट देने से जो ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो गया था, मतलब 400 तक हो गया था या 300 तक हो गया था या 350 तक चला गया था, वो 225 से लेकर 275 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कम होके आ जाता है। और HbA1c जो है वो 8 to 9% तक रहता है। नॉर्मल से वो ज़्यादा ही है, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा होता है और जो HbA1c है वो भी नॉर्मल से उसकी रेंज ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इंसुलिन का सब्सिक्वेंटली इंजेक्शन दिया जाता है मोर देन 4 टाइम्स अ डे, यानी कि एक दिन में 4 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो सब्सिक्वेंटली इंसुलिन को थोड़ा थोड़ा करके उसका इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो और हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियसली लगती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, इससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है जब ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ जाता है। और HbA1c जो है जब उसकी पहले वैल्यू ज़्यादा थी तो वो भी कम हो के 7% तक आ जाता है। तो अब हम अगर कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू जो अचीवमेंट होती है, अब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 100 है और HbA1c कितना है, लेस देन 6%। ठीक है, तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखें कि जो स्टैंडर्ड वाला है वो ज़्यादा करीब है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जबकि इंटेंसिव वाला जो है वो अभी भी ये हाइपरग्लाइसीमिया ही है क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू अचीव नहीं हुई है। तो स्टैंडर्ड वाला मेथड जो है ये ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू द इंटेंसिव मेथड। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट जो होते हैं जो इंटेंसिव ट्रीटमेंट के ऊपर होते हैं उनके अंदर जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज़ के अंदर, लाइक नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी वगैरह, उनके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है दैट इज़ मोर एफिशिएंट देन द इंटेंसिव मेथड। लेकिन इंटेंसिव मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी वगैरह, वो जो है उसके चांसेस मोर देन 50% जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम पेशेंट्स को इंसुलिन देते हैं, अब कितनी इंसुलिन देनी है एक पेशेंट को, एग्जैक्ट अमाउंट जो होती है इंसुलिन की वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब इंसुलिन देते हैं पेशेंट्स को तो अगर इंसुलिन एक्सेस में दी जाए तो फिर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, यानी कि पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका ज़्यादा हो गया था, हाइपरग्लाइसीमिया था, तो हमने उसको इंसुलिन दी, तो इंसुलिन देने से उस डायबिटिक पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया भी डिवेलप हो सकता है। ठीक है, तो जब और ज़्यादातर हाइपोग्लाइसीमिया इंटेंसिव ट्रीटमेंट में जो है वो डिवेलप होता है, क्योंकि इंटेंसिव ट्रीटमेंट में हम 2 to 3 इंजेक्शन इंसुलिन के डेली दे रहे होते हैं। तो
उसकी वजह से बहुत जल्दी जो है वो पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होता है और रिजल्टिंग पेशेंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, जिनको डायबिटीज़ नहीं होती उनके अंदर क्या होता है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उनके अंदर हमें पता है कि कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, ग्लूकागोन। ठीक है, तो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन, इन दोनों का काम क्या होता है कि इन दोनों ने लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस करवानी होती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करवाना होता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन तो कम होती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर ग्लूकागोन भी जो है वो उसकी भी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब उनके अंदर ग्लूकागोन भी डेफिशिएंट हो जाता है तो फिर उनके अंदर एक जो हार्मोन है जो कि उनके ब्लड ग्लूकोज हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करता है, दैट इज़ एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो उनके अंदर एपिनेफ्रिन होता है जो कि उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करता है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करता है। लेकिन होता क्या है कि लॉन्ग टर्म जब कोई डायबिटीज़ हो उसमें क्या होता है कि न्यूरोपैथी हो जाती है। ठीक है, जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो नर्व्स जब डैमेज हो जाती हैं तो फिर एपिनेफ्रिन जो है उसकी सिक्रीशन भी कम हो जाती है। तो जब एपिनेफ्रिन भी कम हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिक केस में, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर विद पैसेज ऑफ टाइम, जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो उनके अंदर इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके अलावा अगर एक्सरसाइज करेगा पेशेंट, ठीक है, अगर कोई डायबिटिक है और वो एक्सरसाइज करेगा और बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें पता है एक्सरसाइज में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो मसल्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो जब मसल्स के अंदर यूज़ होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर डायबिटिक पेशेंट और उसके अंदर जो है वो ग्लूकागोन एपिनेफ्रिन भी कम हो गए, कोई न्यूरोपैथी भी है, तो उसके अंदर फिर बहुत जल्दी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा अगर वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, और साथ में ग्लूकोज जो है वो कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है फॉर मसल्स। ठीक है, मसल्स ने काम करना है, उन्होंने ग्लूकोज को यूज़ करना है फॉर द एनर्जी। तो एज अ रिज़ल्ट अब ग्लूकागोन भी नहीं है जिसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो नॉर्मल की तरफ लेके आना है, तो एज अ रिज़ल्ट उनके अंदर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करना चाहिए। अगर हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर होती है, तो चिल्ड्रन को बिफोर 8 ईयर्स अगर हम उनकी डाइट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दें या कार्ब्स नहीं लेने देंगे तो जो बच्चे होते हैं उनका बिफोर 8 ईयर्स उनका ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो जब हम उनको डाइट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, और जो एज्ड पीपल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर हम डाइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उनके अंदर स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो उनके अंदर जो है कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक की। लेकिन अगर एज पीपल जो हैं वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो उसकी वजह से उनको और बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं डायबिटीज़ की, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी वगैरह, वो उससे बच सकते हैं। ठीक है, और साथ में फिर जब वो उन कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे तो एज अ रिज़ल्ट उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। ठीक है, थैंक यू।